हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन करेंगे गद्यांश। ठीक है दोस्तों, हिंदी की गद्यांश करेंगे, जिससे आपको समझ में आ गया कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़ेंगे। मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ। सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन उसके ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, उस पैराग्राफ में देखेंगे कि कहाँ पर अपने को आंसर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप कहाँ के थे? आप आंसर दे दीजिए जल्दी से। राणा प्रताप कहाँ के थे? तो इसका उत्तर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले लाइन में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अब यहीं से अपन दूसरा प्रश्न देखेंगे, तो इसकी अगली लाइन में देखेंगे ना, तो अगली लाइन में अगली से अगली ऐसे देखेंगे तो अपने को सब आंसर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया हो, राणा प्रताप ने देश छोड़ने का निश्चय क्यों किया? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो अपने को इसमें देख लेना है कि कहाँ पर दिखा रहा है। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अतः वे जंगलों में रहने लगे और उनके बच्चे भूखों मरने लगे। अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने देश छोड़ने का निश्चय किया। दोस्तों, यहाँ पर अपने को आंसर मिल चुका है। ठीक है, अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय किया, मतलब अपने बच्चों को भूखा देखकर। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है दोस्तों, आगे वाले भी देख सकते हो। प्रत्येक नागरिक को अपने प्रयास से शिक्षित बनना। नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक ही ऑप्शन, ए ऑप्शन, अपने बच्चों को भूखा देखकर। ठीक है दोस्तों, देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट, यहाँ पर ये वाला है आगे। अपने बच्चों को दुखी देखकर, अपने बच्चों को भूखा देखकर, अपने को भूखा देखकर युद्ध हारने के कारण। नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखो साफ साफ दिखा हुआ है, अपने बच्चों को भूखा देखकर। ठीक है, बच्चों को भूखा देखकर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। भामाशाह कौन था? ठीक है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है ये, भामाशाह कौन था? तो भामाशाह कौन था अपन इसमें देखेंगे, भामाशाह कौन था। तो आगे लिखा हुआ होगा। ठीक है, बच्चों को देखकर बहुत दुखी हुए, उन्होंने अपने देश छोड़ने का निश्चय किया, यहाँ तक हो चुका था। उसी समय उनका मंत्री भामाशाह उनके पास पहुंचा। कौन था दोस्तों? मंत्री भामाशाह था। तो यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है मंत्री नहीं दिया हुआ, राणा प्रताप का मंत्री दिया हुआ है दोस्तों। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किनका मंत्री होगा? वो राणा प्रताप की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राणा प्रताप का हो जाएगा। राणा प्रताप का मंत्री भामाशाह था। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए क्या सहायता की? इसमें देखेंगे आगे, राणा प्रताप के लिए क्या सहायता की भामाशाह ने। उसने उन्हें, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने उन्हें बहुत सा धन दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, बहुत सा धन दिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, बहुत सा धन दिया। ठीक है दोस्तों, और क्या किया था? उसने उन्हें बहुत सा धन दिया, तब उन्होंने पुनः एक सेना इकट्ठी की। मतलब मंत्री ने सेना नहीं दी, मंत्री ने धन दिया, उसी के कारण राणा प्रताप ने पुनः सेना इकट्ठी कर ली थी, धन के कारण। आगे देखो, 5वां क्वेश्चन। उनके कष्ट उठाने का क्या कारण था? उनके कष्ट उठाने का क्या कारण था, ये भी आगे दिया हुआ होगा, देखते हैं। उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हो प्रश्न पर, उसने कष्ट उठाने का क्या कारण था? कष्ट उठाने का क्या कारण था? कष्ट उठाने का कारण यहाँ पर देखते हैं अपन। भामाशाह पहुंच गया, उसने बहुत सा धन दिया, उन्होंने पूर्ण सेना इकट्ठी की, उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः वापस पा लिया। ठीक है दोस्तों, उसने कष्ट का कारण था राज्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उन्होंने राज्य प्राप्त करने के लिए इतना कष्ट सहा, युद्ध किया, तो राज्य को प्राप्त करने के लिए किया ये सब। आगे देखते हैं अपन दूसरा गद्यांश देखेंगे। ठीक है, इसका पहले अपन प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि किस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ?
ठीक है दोस्तों, हमारा देश कब आज़ाद हुआ ये सभी को पता है। यहाँ पर दिखा हुआ है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को, 1947 को और अगस्त के महीने में। अब चारों ऑप्शन एक सिमिलर से है, मतलब देखने का मतलब 15 अगस्त को हुआ था, भारत तो देश 15 अगस्त को हुआ था। अब यहाँ पर दिखा 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ये भी करेक्ट है, 1947 को हुआ था। ये तीसरा दिया हुआ है 1947 को, सन तो 1947 में हुआ था। अब यहाँ दिया हुआ अगस्त के महीने में, हुआ तो अगस्त के महीने में था। अब अपन इसमें देखें पैराग्राफ में तो क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ के हिसाब से अपने को चलना है। पैराग्राफ में लिखा हुआ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र प्राप्त हुआ, मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 दिया हुआ है, पूरा फुल दिया हुआ है, तो उसको अपन करेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं, हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हुई है। हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हुई है। हर जगह खुशी का माहौल रहता है, फिर भी लोगों को समस्याएं आती है। क्या समस्याएं आती है यहाँ पर देखते हैं अपन। अतीत के यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पढ़ लिया है, आज सुख सुविधाएं अनेक है फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और दोस्तों एक मिनट, हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्या हैं, दो प्रमुख समस्या हैं। यहाँ पर दो प्रमुख समस्याएं दी गई, सी ऑप्शन में बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा आपका पैराग्राफ आता है, इतना हिंदी में आता है, ये भी पढ़ने के लिए आपको दिक्कत आती होगी, तो दोस्तों आगे कुछ नहीं कर सकते। आगे बहुत जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, आप समझते होंगे यूपीएससी क्या होता है, उसका एग्ज़ाम दोगे तब आपका क्या हाल होगा। दोस्तों अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, ये दो समस्याएं थी, इनको सुलझाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। समस्याएं हैं, हमें इन्हें सुलझाना है, ठीक है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती, ठीक है। फिर इसका ऑप्शन में देख लेते हैं, उचित कानूनी व्यवस्था, महंगाई कम करनी होगी, प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा, साफ साफ दिया हुआ है। तब तक यह जब तक प्रत्येक देशवासी की प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या नहीं सुलझ नहीं सकती, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आगे वाला देखते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन, देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ठीक है। ये तो साफ साफ सीधा सीधा आंसर है, देशवासियों को ही करनी चाहिए। और किसको, देश में शांति बनाए रखने के लिए देशवासियों को करना चाहिए। पुलिस थोड़ी प्रतिज्ञा लेगा देश में शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। नहीं विदेशी वाले लेंगे, नहीं नेता लेंगे, देशवासी खुद ही लेंगे। देश में पुलिस वाले नेता सब आ जाते हैं, देशवासियों को ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं, देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा। देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसी में ही अपन समझ लेते हैं, सांप्रदायिक दंगों को रोकना, मशीनों में। देखो दोस्तों, मशीनों का ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिजली का ये। सांप्रदायिक दंगों को रोकना मतलब यहाँ पर पहले वाले में आंसर दिया हुआ था सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सुख सुविधाएं हैं फिर भी अंधकार की ओर है, इसलिए सांप्रदायिक दंगों को रोकना होगा। फिर मशीनों का ऑटोमेटिक आविष्कार हो जाएगा, कारखाने भी खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिजली उत्पादन, फिर सभी एक साथ सभी प्रयास करेंगे देशवासी तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आइए गद्यांश तीसरा देखते हैं। तीसरा गद्यांश देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक पढ़ने में थे, बाल गंगाधर तिलक कैसे थे पढ़ने में। यहाँ पर देखो, बालकों, तुमने बाल गंगाधर तिलक का नाम अवश्य सुना होगा, वे बचपन से ही अधिक तेज थे, ठीक है, अधिक तेज थे। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मध्यम थे, एक तेज थे, एक अधिक तेज थे, एक होशियार थे। अपने क्या है, क्या दिखाया गया, अधिक तेज थे, मतलब बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। पूरा का पूरा गद्यांश के ऊपर ही अपने को निर्भर रहना है और उसी के अनुसार अपने को चलना है आगे की ओर। आगे देखते हैं दूसरा, भारतवर्ष किसका गुलाम था। अब देखो, अंग्रेजों का था, बाल गंगाधर तिलक का, या अंग्रेजी सिपाहियों का, या किसी का भी नहीं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ भारतवर्ष किसका गुलाम था, आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पर दिया हुआ उस समय
भारतवर्ष अंग्रेजों की दास्ता में जकड़ा हुआ था। मतलब अंग्रेजों का गुलाम था भारत। यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजों का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी सिपाहियों का भी, अंग्रेजी सिपाही नहीं दोस्तों, सभी अंग्रेज का मतलब सभी अंग्रेज, ओनली फॉर सिपाही नहीं, सभी अंग्रेजों के अंतर्गत था। मतलब इंग्लैंड के अंतर्गत था, तो इंग्लैंड में सभी रहते हैं वो अंग्रेज ही थे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड वाले पूरे अंग्रेज सिपाही ही थे, ऐसा तो है नहीं। कुछ सिपाही थे, कुछ बाकी भी थे, कारखाने खोलते थे, कुछ बिजनेस करते थे। अंग्रेजों का गुलाम था, सभी अंग्रेजों का गुलाम था भारतवर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा, स्वराज्य के आंदोलन से कौन घबरा गए? स्वराज्य के आंदोलन से कौन घबरा गए? अब आगे देखते हैं स्वराज्य के आंदोलन से कौन घबरा गए। ठीक है, उन्होंने स्वराज्य के आंदोलन को ऐसा संगठित किया कि अंग्रेज घबरा गए। मतलब किसने किया? अंग्रेज घबरा गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिखा हुआ स्वराज्य के आंदोलन से कौन घबरा गए? अंग्रेज सिपाही या अंग्रेज, ये तो हो नहीं सकता। अंग्रेज सिपाही वहाँ पर दिया हुआ था कि स्वराज्य के आंदोलन से अंग्रेज घबरा गए, मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी सिपाही तो नहीं, अंग्रेजों का गुलाम था, मतलब अंग्रेज घबरा गए। ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजी सिपाही घबरा गए, सिपाही भी साथ में होंगे। अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज सिपाही भी आएंगे, पुलिसकर्मी, टीचर, जितने भी है सब आएंगे उसमें, छोटे बड़े सब। आगे देखते हैं चौथा नंबर, बाल गंगाधर तिलक को अपने देश की दुर्दशा को देखकर कब दुख हुआ? बाल गंगाधर तिलक जो थे, अपने देश की दुर्दशा, कैसी दशा देखकर दुख हुआ, उस समय क्या था? यहां पर आगे दिया हुआ होगा, पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर सबसे ऊपर दिया हुआ है, पढ़ने में तेज थे, यहां तक होगा, जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने देश की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। ठीक है, उस समय भारतवर्ष अंग्रेज की दास्ता में जकड़ा हुआ था। अब देखते हैं, दुर्दशा को, तिलक को अपने देश की दुर्दशा को देख कब दुख हुआ? जब वे बड़े हुए। ठीक है दोस्तों, यहां पर दिखा हुआ जब वे बड़े हुए, जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने देश की दशा देखकर दुख हुआ। पहले छोटे थे तब तो समझते नहीं थे, बड़े हुए समझने लगे, फिर उनको पता लगा कि क्या है देश में, कैसा दंगा चल रहा है, उसकी दुर्दशा देखकर उनको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक एक क्या थे? अध्यापक थे, सफल राजनीतिज्ञ थे, वकील थे या डॉक्टर थे? दोस्तों इसमें दिया हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, घबरा गए, एक सफल राजनीतिक के अतिरिक्त तिलक जी अच्छे वक्ता, लेखक व पत्रकार भी थे। मतलब राजनीतिज्ञ भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखते हैं। सफल राजनीतिज्ञ दिया हुआ, वेरी गुड, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे अध्यापक, अध्यापक कहीं नहीं है, वकील है, ठीक है वकील हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर, सफल राजनीतिज्ञ, पहले सबसे पहले तो सफल राजनीतिज्ञ थे, उसके साथ साथ वकील थे। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ वकील, सॉरी दोस्तों वकील नहीं दिया, वक्ता है, सॉरी दोस्तों वक्ता दिया हुआ है, वक्ता और लेखक, वकील भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब सफल राजनीतिज्ञ थे, एक ही ऑप्शन हो जाए करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज। आगे देखते हैं अपन पांचवा गद्यांश, सॉरी दोस्तों तीसरा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, अब दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा गद्यांश देखते हैं। आगे देखें दोस्तों, दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह होता है। दैनिक कार्य का प्रारंभ अच्छी तरह होता है साय के उठने पर, प्रातः जल्दी उठने पर, दोपहर को उठने पर या रात्रि में उठने पर। दैनिक कार्य कब होता है? प्रातः जल्दी उठने का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे दैनिक कार्य प्रारंभ अच्छा होता है। मतलब प्रातः जल्दी उठने का एक बड़ा, प्रातः जल्दी का कहाँ पर था? प्रातः जल्दी उठने का बी ऑप्शन में था, करेक्ट आंसर है एकदम। इसी प्रकार से आप देखते रहोगे दोस्तों, जैसे पहले प्रश्न को देख लिया, उसके चार ऑप्शन देख लिए, फिर अपन उसमें डालेंगे डाका। कहाँ डालेंगे डाका दोस्तों? उस गद्यांश के ऊपर। गद्यांश में देखेंगे पहली लाइन में लिखा हुआ होगा। अब आगे देखते हैं दूसरा, जल्द जागने वाला व्यक्ति अधिक कठिन कार्य निपटा लेता है, कार्य जल्दी करता है, कार्य करने में कठिनाई नहीं आती है, कार्य करने में मन लगता है। जल्दी जागने वाला व्यक्ति क्या होता है?
देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जल्द जागने वाला व्यक्ति ढेर सारा कठिन कार्य निपटा चुका होता है। ये अपने ऑप्शन में देखा था आपने, अधिक कठिन कार्य निपटा लेता है। ये ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, अधिक कठिन ऑप्शन। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं दिया, निपटा चुका होता है, प्रातः वेला में मस्तिष्क भी तरोताजा रहता है। यहाँ पर ये अपना अधिक जल्दी उठने का कारण होगा, कठिन कार्य निपटा चुका होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन, शरीर को चुस्त बनाने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। शरीर को चुस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए, नहाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए। ये अपन उसके अंदर देख लेते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर चुस्त चुस्त बनाए रखता है। इसको अपन पढ़ेंगे। देखो, बहुत से जल्द उठने वाले लोगों को तो प्रातःकाल की शुद्ध वायु में व्यायाम करने का समय भी मिल जाता है, और यह व्यायाम उन्हें शाम तक, सारे दिन तक चुस्त रखता है। प्रातः जल्दी उठने का अन्य लाभ यह है कि व्यक्ति के कार्य कार्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है, और किसी भी कार्य को जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? शरीर को चुस्त बनाने के लिए व्यायाम करना जरूरी होता है दोस्तों। भोजन तो सब करते हैं, नहाते भी है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहाते नहीं होंगे, सर्दियों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं हैं। और टहलना टहलना, कुछ लोग बिजी रहते हैं, खाना खाने के बाद सीधे सो जाते हैं, कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ अदर वर्क करते हैं। लेकिन व्यायाम करना, शरीर को चुस्त रखने के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन व्यायाम करता है, जल्दी से कमेंट करके बता दे मेरे को, डेली व्यायाम कौन कौन करता है। आगे देखते हैं, प्रातः सुबह उठने वाला व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान बनता है, गायकार बनता है, जिलाधीश बनता है, या अध्यापक बनता है? प्रातः सुबह उठने वाला व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट दोस्तों। यहाँ पर ये यहाँ यहाँ लास्ट लास्ट लाइट में लिखा हुआ है दोस्तों, जल्द सोना जल्द उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। यहाँ पर देखो क्या है, बुद्धिमान बनता है। प्रातः सुबह उठने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, गायकार नहीं बनता है, जिलाधीश भी नहीं बनता है, अध्यापक बन। अगर बुद्धिमान बन गया दोस्तों, व्यक्ति बुद्धिमान बन गया तो अध्यापक भी बन जाएगा, जिलाधीश भी बन जाएगा, और गायकार भी बन जाएगा। बुद्धिमान बन गया, प्रातः जल्दी उठेगा, वो बुद्धिमान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा तो अध्यापक बनेगा, क्योंकि वो सुबह पढ़ाई करेगा, डेली पढ़ाई करेगा। तो सुबह जो ताज़ा हवा लेते हैं वो अपने मन को एकदम तंदुरुस्त रखती है। सुबह की पढ़ाई होती है, रात को एकदम माइंड फ्रेश होता है, एकदम खाली होता है। सुबह जैसे ही पढ़ोगे, सबसे पहले जो काम करोगे दिन भर में वही घूमेगा आपको। सुबह जल्दी पढ़ाई करोगे तो दिमाग में वही घुसी रहेगी, पढ़ाई ही घुसी रहेगी। ठीक है दोस्तों, उसे याद भी जल्दी होता है और काफ़ी टाइम तक याद रहता है, और कभी भूल नहीं पाओगे वो सुबह का पढ़ा हुआ। इसलिए दोस्तों, जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जल्दी सोने का मतलब 10 बजे सो जाए, ज़्यादातर आपको 6 घंटे ही नींद करनी है। हो सके, आप अभी छोटे हो कोई बात नहीं, 8 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन 6 घंटे मिनिमम आपको करनी है, इसलिए आपका मन तंदुरुस्त रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 5वां प्रश्न, स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। जल्द सोना देर से उठना, जल्द सोना जल्द उठना, देर से सोना जल्द उठना, देर से सोना देर से उठना। इसका मैंने अभी ये आपको बताया, जल्द सोना और जल्द उठना, यही दोस्तों स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिखा होगा, ये लिखा हुआ सीधा सीधा, जल्द सोना जल्द उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। ठीक है दोस्तों, अपना ये आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, जल्द सोना जल्द उठना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला वाला पैराग्राफ। आप पैराग्राफ पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं तो यही मानता हूँ कि पहले प्रश्न पढ़ें, फिर उसके ऑप्शन देखें, फिर पैराग्राफ को देखें, सीधा आपको आंसर जल्दी से जल्दी मिल गया कम टाइम में। कम टाइम में ज़्यादा काम करना बहुत बेहतरीन कार्य होता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, न कम होने वाला क्या है? न कम होला, कभी नहीं कम होता है, क्या है? यहाँ देखो दोस्तों,
प्रशिक्षित और विकसित करें। अधिकतम ज्ञान जो भी आप प्राप्त कर सकते हैं करें। ज्ञान कमी न सूखने वाले स्रोतों से युक्त एक गहरे कुएं की भांति है तथा आपका मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी की भांति जिसे आप इसमें ज्ञान रूपी कुएं में डुबोते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो कभी नहीं खत्म होने वाला क्या है, यहाँ पर दर्शाया गया है ज्ञान। ज्ञान दोस्तों कभी नहीं खत्म होता है, चाहे आप पूरी उम्र लगा लो, पूरी उम्र भर आप पढ़ते रहो, ज्ञान कभी नहीं खत्म होगा। आप सोचते हो ये पढ़ लिया, ये वो पढ़ लिया, लेकिन ऐसी बहुत सी दुनिया में चीज़ें हैं जो आपने कभी तक पढ़ी नहीं, सुनी भी नहीं होगी आपने कभी। ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञान एक भंडार है दोस्तों, ज्ञान रूपी कुआं है एक, उसको कभी भर नहीं सकते। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते, ज्ञान किसकी तरह होता है। अभी मैंने बताया गहरे कुएं की तरह होता है। ठीक है, गहरा कुआं होता है, उसके अंदर पानी निकालते जाओ तो निकालते ही जाओ, कभी खत्म नहीं होता। उसी प्रकार से ज्ञान है, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है, चाहे कितना भी पढ़ लो आप, पूरी उम्र ताउम्र पढ़ लो, 7 जन्म पढ़ लो, लेकिन ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। 7 जन्म तक आप पढ़ ही नहीं पाओगे, लेकिन खत्म कभी नहीं होता। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न, बुद्धि का भौतिक अंग है। बुद्धि का भौतिक अंग कौन सा है, आगे देखते हैं अपन इसमें। ज्ञान, मस्तिष्क, विवेक और मोह, बुद्धि का भौतिक अंग। अब यहाँ पर लिखा हुआ होगा बुद्धि का भौतिक अंग। देख सकते हो आप, कहीं पर भी लिखा हुआ है तो पढ़ सकते हो आप यहाँ पर। बुद्धि की भौतिक अंग, बुद्धि का भौतिक अंग। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मस्तिष्क, ब्रेन, बुद्धि, माइंड का भौतिक अंग है। मतलब मस्तिष्क है जो बुद्धि का भौतिक अंग है। मतलब यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, मस्तिष्क, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है जो बुद्धि का भौतिक अंग है। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करें। आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियां अधिक तेज होती है मनुष्य की, बच्चे की, चींटी की और लड़कों की। ज्ञानेंद्रियां अधिक तेज किसकी होती है, यहाँ देखो, गिद्ध, चींटी और कुत्ते की ज्ञानेंद्रियां मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। मतलब यहाँ पर चींटी, कुत्ता और गिद्ध, इन तीनों की ज्ञानेंद्रियां हैं जो मनुष्य की अपेक्षा बहुत बहुत अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, मनुष्य तो है ही क्या, इनकी बहुत अधिक होती है। इसमें देखो चींटी, चींटी दिया हुआ है, गिद्ध, चींटी दिया हुआ है, चींटी दिया हुआ है, इसमें गिद्ध नहीं दिया हुआ, बच्चे नहीं होंगे, लड़की लड़कों नहीं होंगे और मनुष्य नहीं होगा। चींटी, चींटी, कुत्ता और गिद्ध तीनों की मनुष्य की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं 5वां नंबर, श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसका है। श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसका है, आगे देखते हैं इसमें। श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास देखते हैं आगे। किंतु कोई भी जानवर मस्तिष्क के विकास और बौद्धिकता की दृष्टि से मनुष्य की श्रेष्ठ नहीं है। यदि आप अपने मस्तिष्क का विकास और उपयोगिता यथाशक्ति नहीं करते हैं तो आप मनुष्य अपेक्षा पशु शरीर से अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आगे, श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसका है, मनुष्य का। ठीक है, श्रेष्ठ मस्तिष्क मनुष्य का है। अगर मनुष्य श्रेष्ठ अगर नहीं करता है, मनुष्य उसकी अनुरूप नहीं करता है तो वो जानवर ही समान होता है, क्योंकि चींटी जानवर है, हाथी जानवर है, गाय जानवर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वो अच्छे काम नहीं करता है, बुद्धि से काम नहीं लेता है तो वो पशु समान ही होता है। ठीक है, इसलिए श्रेष्ठ मस्तिष्क मनुष्य का होता है। आगे देखते हैं अगला गद्यांश। अगला गद्यांश आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो, फिर अपन प्रश्नों को करेंगे आगे। प्रश्न देखते हैं पहला, मनुष्य को जीवन में असफलता पाने के लिए करना होगा। मनुष्य को जीवन में सफलता पाने के लिए करना होगा समय का ठीक विभाजन, समय का उचित प्रयोग, समय के अनुकूल कार्य करना, समय से जागना। अब मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए, अपन पढ़ लेते हैं।
मनुष्य अपनी प्रारब्ध का निर्माता है। यदि वह अपने समय का उचित विभाजन करता है तो निश्चित ही वह जीवन में सफल होगा। मतलब समय का उचित विभाजन करना, समय का उचित विभाजन करेगा तो ये होगा। समय का उचित विभाजन, ठीक विभाजन, उचित प्रयोग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उचित मतलब जितना हो सके उतना ही करना है, ज़्यादा अपने को नहीं करना और कम भी नहीं करना है, जितना हो सके उतना करना है अपने को। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। समय निकलने पर रह जाता है, दुकान, मकान, पश्चाताप, अप्रसन्नता। समय निकलने पर रह जाता है। अब यहाँ पर गद्यांश देखो, ये तो अपने माइंड का है, अपन माइंड कितना, यहाँ पर देखो जीवन सफल होगा और समृद्ध होगा, लेकिन यदि वह अन्य प्रकार से अन्यथा करेगा तो निश्चित है कि वह बहुत अधिक विलंब हो चुकेगा। विलंब का मतलब समय बीत चुका होगा, तो वह पश्चाताप करेगा। क्या करेगा दोस्तों? पश्चाताप करेगा। ये तो सीधी सी बात है, अपने को दिमाग लगाने की जरूरत है कि दुकान तो समय निकलने पर दुकान तो रह जाता है, वो तो बात की बात है। अभी समय निकल गया तो बाद में दुकान पड़ा ही है, अभी समय है तो भी दुकान पड़ा है, ये हो नहीं सकता। मकान भी पड़ा है, लेकिन पश्चाताप फिर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पश्चाताप ही रहता है कि काश मैंने अगर उस समय ये काम कर लिया होता तो आज मैं कहाँ पर होता, मेरे दोस्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसलिए दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है, सात दिन के हैं, माने तो 7 दिन है, 7 भी नहीं है, 6 दिन है। आज 4 तारीख हो गई है, मतलब माने तो 6 दिन ही बाकी है। 10 तारीख को अपने को पढ़ना है नहीं, क्योंकि उस समय माइंड पूरा फ्रेश करना है। एकदम माइंड फ्रेश करोगे तो 11 तारीख को आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, कुछ पश्चाताप आपको नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, काश मैं इन 6 दिनों में अच्छी से तैयारी कर लेता, रात दिन मेहनत करता तो सफल हो जाता और मेरे दोस्त भी उनके मेरे साथ में होते। अब दोस्त भी बिछड़ चुके होंगे, दोस्तों का नंबर आ चुका होगा नवोदय विद्यालय में और आपका नहीं आया, इसलिए आप पश्चाताप करोगे कि काश मैं उन दिन पढ़ लेता, सर का कहना मान लेता तो आज मैं कहीं और होता। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आपके पास दिन बहुत कम है, आप अच्छे से मेहनत करो। मैं तो कहता हूँ आप रात दिन एक करके 6 दिन निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, 6 घंटे में सोने को कहता हूँ, वो आप 6 दिन के लिए छोड़ सकते हो। आप 6 दिन आपको एकदम अच्छे से मेहनत करनी है, रात को 12 बजे सोकर सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर मेहनत करनी है, मैथ की, मेंटल एबिलिटी की, अच्छे से एक एक चीज़ को रट लेना है, कहीं से भी आ जाए फोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आपको करना है। अब देखते हैं तीसरा नंबर। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, का क्या आशय है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पहले तो खेत को बो दिया, फिर उसकी निराई गुड़ाई भी नहीं की, खेत को छोड़ दिया, फसल बड़ी हुई, पकी, चिड़ियों ने खा ली, चिड़िया चुग गई, उसको कहीं देखा भी नहीं। बाद में सोचा कि सभी काट रहे हैं फसल को, मैं भी जाकर काटूंगा, तो काटने गया, वहाँ पर कुछ नहीं था। अब सोचेंगे कि अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब चिड़िया खेत तो चुग गई, अपने देखा ही नहीं, अपन ने ध्यान भी नहीं दिया, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। इसका आशय क्या होता है? जीवन बर्बाद करना, समय नष्ट करना, खेत को चिड़िया चुगना, फसल नष्ट होना। इसका दोस्तों सीधा सा आशय है समय नष्ट करना। ठीक है, अपन ने समय नष्ट किया, समय होता वो देख लेते, समय होता अगर खेत को देख लेते तो अपना खेत आज बच जाता। यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय को नष्ट करना उतना ही आपराधिक है जितना आत्महत्या करना। ठीक है दोस्तों, समय को नष्ट करना, अगर समय नष्ट करोगे तो समय आपको एक दिन नष्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, समय नष्ट करना, बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीवन का स्वर्ण काल किसको माना है? जीवन का स्वर्ण काल जवानी को, बुढ़ापे को, बचपन को और प्रौढ़ावस्था को। ये दोस्तों अपन देख लेते हैं, उसमें पैराग्राफ में जीवन का स्वर्ण काल किसको माना गया है। यहाँ पर देखो, जवानी जीवन का स्वर्ण काल होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इसका उत्तर, जवानी जीवन का स्वर्ण काल होता है एकदम दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखो आगे भी लिखा हुआ है, जवानी में मस्तिष्क लचीला कोमल होता है और जैसा हम चाहें उसे उसी आकार में ढाला जा सकता है। मतलब जवानी में हम किसी भी प्रकार का कैसा भी छोटा बड़ा कैसा भी काम करें, अपना मन उसके ऊपर होना चाहिए और अपन वो काम कर सकते हैं।
बचपन में छोटे होते हैं, बड़ा पत्थर उठा नहीं सकते हैं, और बुढ़ापे में बूढ़े हो जाते हैं, उसका भी भारपन सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जवानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, और कुछ भी काम अपने को असंभव नहीं लगना चाहिए, उसमें ऐसा होता है। ठीक है, आपकी भी जवानी आएगी, आप अभी बचपन में हो, अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जवानी में आपके दिन बहुत अच्छे होंगे, नहीं तो आपको जवानी में भी पछताना पड़ेगा। जवानी में मस्तिष्क कैसा होता है? अभी मैंने बताया लचीला और कोमल होता है। ठीक है, सिर्फ लचीला नहीं होता है, कोमल भी नहीं होता, मजबूत भी नहीं होता है, दोनों है, लचीला और कोमल। यहाँ पर आपने पढ़ा है लचीला और कोमल, कहाँ पर लिखा हुआ था ये देख लेते हैं अपन। जवानी में मस्तिष्क लचीला और कोमल होता है, जैसा हम चाहे उसी प्रकार से डाल सकते हैं। मतलब जवानी में मस्तिष्क लचीला और कोमल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आज का लास्ट देखते हैं पैराग्राफ। आगे लास्ट देखते हैं पैराग्राफ। सबसे पहले आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके, लेकिन मैं यही मान्यता देता हूँ कि पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके ऑप्शन देखें, फिर उसके अंदर देखें, अच्छे से आपको मिल जाएगा। देखो, टहलने कौन गया। अब पैराग्राफ को देखेंगे, टहलने कौन गया। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो कि पहले पैराग्राफ पढ़ लो, फिर उसके ऑप्शन देखो। टहलने कौन गया, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि टहलने कौन गया था। अच्छे से दिमाग लगा कर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखो, अकबर बीरबल और राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए। अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए, मतलब अकबर बीरबल और राजकुमार सलीम तीनों ही टहलने चले। यहाँ पर कौन सा होगा? अकबर, सलीम और बीरबल, मतलब उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीनों टहलने चले, मतलब अकबर बीरबल और राजकुमार सलीम के साथ। राजकुमार सलीम और बीरबल तो जा रहे थे, उसके साथ अकबर भी चले। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, तालाब में नहाने का निश्चय किसने किया? तालाब में नहाने का निश्चय, आगे देख लेते हैं इसमें। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने तालाब में स्नान करने का निश्चय किया। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए। मतलब यहाँ पर क्या निकलता है? अकबर ने तालाब में स्नान करने का निश्चय किया। अपने को प्रश्न के ऊपर गौर करना है, निश्चय किसने किया? तालाब में नहाने का निश्चय किसने किया? सीधी सी बात है, अकबर ने किया। ठीक है, निश्चय तो अकबर ने किया और सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। निश्चय तो अकबर ने किया था, सलीम तो ऐसे ही तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर दिया गया है निश्चय किसने किया, तो अकबर ने किया। ये अपने को करेक्ट आंसर कर देना। स्नान कौन नहीं करना चाहता था? यहां पर देख सकते हो, स्नान कौन नहीं करना चाहता था, मतलब अकबर तो तैयार हो गए। ठीक है, अकबर निश्चय कर लिया स्नान करने का तालाब में। राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। फिर कौन बचा? पीछे? वो यहाँ पर दिया गया है, उन्होंने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए। तो उस समय स्नान करना नहीं चाहता था, मतलब बीरबल को दे दिए। इसका मतलब बीरबल स्नान करना नहीं चाहता था, इसलिए उनको कपड़े दे दिए कि आप पकड़ो, मैं स्नान करके वापस आता हूँ और पहन लूँगा। इसका मतलब कौन हुआ? स्नान कौन नहीं करना चाहता था? बीरबल। अकबर तो निश्चय कर लिया था और सलीम उसके साथ में स्नान करने को तैयार हो गया। मतलब अकबर और सलीम दोनों तैयार हो गए स्नान करने के लिए, लेकिन बीरबल नहीं माना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं चौथा। एक गधे का बोझ है, किसने कहा? एक गधे का बोझ है, किसने कहा? यहाँ पर देख लेते हैं, एक गधे का बोझ है, किसने कहा? नहीं सरकार, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सरकार, 2 गधों का है। सॉरी दोस्तों, ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे अपन, ऊपर वाली। ठीक है, नहीं चाहता था। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, किसने कहा? अकबर ने कहा। और किसको कहा? बीरबल को। एक गधे का बोझ है, किसने कहा? अकबर ने कहा। किसको कहा? बीरबल को कहा। मतलब कहा किसने? अकबर ने। ठीक है, अपने को यही सोचना है कि किसने कहा था, बोलने वाला कौन था? अकबर था। अकबर ने नहाते समय बीरबल को कहा कि तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। गधा किसको माना? सलीम को। क्रोध किसको आ गया? अब देखना है क्रोध किसको आ गया। उसी समय क्रोध किसको आ गया?
बिरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा। बिरबल ने क्या कहा था कि उसके ऊपर हंस पड़ा? देखो, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं सरकार, 2 गधों का है। 2 गधों का है मतलब 2 गधे कौन हो गए? अकबर हो गया और एक उसका बेटा सलीम हो गया। बिरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, किंतु राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया। अकबर को कोई फर्क नहीं पड़ा, अकबर को गधा बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया कि मेरे को गधा क्यों बोला। मतलब क्रोध किसको आया? राजकुमार सलीम को। बिरबल को नहीं आया, अकबर को नहीं आया, राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया कि मेरे को गधा क्यों बोला। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको जैसा अच्छा लगे, आपको अगर पैराग्राफ पढ़ना अच्छा लगता है, फिर उसके बाद आंसर देना अच्छा लगता है, तो आप उसी प्रकार से कर सकते हो। हर किसी की हैबिट अलग अलग होती है कि मेरे को इस प्रकार से अच्छा लगता है तो मैं इस प्रकार से करूँगा। अगर किसी को मेरी क्वालिटी मतलब पहले प्रश्न को पढ़ना, फिर उसके ऑप्शन देखना, फिर उसी को गद्यांश में देखना, मेरे को तो यही सही लगता है। आपकी मर्जी, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा समझते हो, आपको कैसा अच्छा लगता है, दिमाग पे कैसे बैठता है, कैसे आपको उत्तर अच्छे से मिलता है। जल्दी से जल्दी टाइम मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। वो कैसे करते हैं आप, वो आपके लिए सुइटेबल लगेगा और सुइटेबल ही रहेगा, वैसा आप कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, सभी का आभार, सभी ज्वाइन हुए। थैंक यू।